हम्म, देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका जो एक्सरसाइज था वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर काफी, इससे अच्छा मार्क्स आता है एग्जाम में। तो देखो एक्सरसाइज जो हम लोग का 1 मार्क का है वो तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। 3 है, सेट ए एक्सरसाइज में, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, जिसमें सेट ए और बी हम लोग का रेलिवेंट है क्योंकि 1 मार्क के लिए। ठीक है, सेट सी जो है वो उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी अगर टाइम होगा तो ज्यादा नहीं है, 7 या 8 क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा वहां सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि उतना हमारा बड़ा बड़ा सॉल्व वाला क्वेश्चन कम ही आता है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही ज्यादा आता है। तो सेट ए से स्टार्ट करते हैं जिसमें थ्योरी है। तो देखो पर एक्सरसाइज यूनिट 1 सेट ए। अच्छा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मेजर्स बोल रहा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर किसी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, जैसे मान लो 2, 5, 1, 7 ऐसे करके एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मतलब क्या होता है? द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे तब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है कि डेटा कितना सेंटर के तरफ क्लस्टर है, वही निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ तुम लोग कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो 1 का ऑप्शन क्या होगा? मैंने एक बार याद भी दिला दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डेटा कितना सेंटर के तरफ क्लस्टर है वही मेजर किया जाता है, और उसके लिए अलग अलग टूल्स होता है, मीन, मीडियन, मोड, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या लग रहा है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? डी तो नन ऑफ दिस है। ठीक है, सी में बोथ ए एंड बी है। गुड मॉर्निंग साई। गुड मॉर्निंग साहिल, आवाज नहीं जा रहा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या मेजर करता है, मैंने तो बता भी दिया कि डेटा कितना सेंटर के तरफ क्लस्टर है, डेटा का सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो मुझे बोलो इसमें से कौन सा आंसर होगा? अरे बोलो, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कुछ तो बताओ। मैम स्कैटर ऑप्शन ने, हाँ बोलो। मैम ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन बी होगा, सही तो हो रहा है। ऑप्शन बी होगा। बी में क्या लिखा हुआ है? सेंटर लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल लोकेशन क्या है वो पता करना है ना। स्कैटरनेस हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्कैटरनेस का मतलब है कि डेटा कितना मतलब फैला हुआ है, इन द सेंस जैसे मान लो कि 253। ठीक है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं एरिथमेटिक मीन, अगर निकाल लेते हैं जो भी आंसर आएगा उससे ये सब का वैल्यू का डिफरेंस जो होता है उसे स्कैटरनेस बोलते हैं। मतलब कितना फैला हुआ है, मतलब डिफरेंसेस कितना है उसके एरिथमेटिक मीन से डिफरेंसेस। ये पॉइंट हम लोगों ने इस चैप्टर पे पढ़ा ही नहीं था, ये जो टर्म है
स्कैटरनेस ये पढ़ा नहीं क्योंकि ये नेक्स्ट वाले चैप्टर के लिए। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा था, तो इससे इसके ऊपर बेस करके तुम लोग को आंसर देना चाहिए। फिर देखो बोल रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट। ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे देखो हम सब हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग आंसर देने का कोशिश करो। 10 to 20, वैसे मुझे हिंट्स देने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को पता है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है क्योंकि मैंने करवाया है, ठीक है। 10, 20, 20, 30, अब मान लो 30, 40, ये क्या हो गया? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कुछ एफ रहेगा, जैसे मान लो 2 है, 5 है, यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वाइल कंप्यूटिंग, ये 2, 5, 7 नहीं करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 5, 4 और 3 लगा लेते हैं, ठीक है। 5, 4, 3 कर दिया मैंने, फिर से 7 ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग इससे एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तब हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं, हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं ये बोला जा रहा है। तो जब ऐसा रहता है, हम लोग जब एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये सब का मीड वैल्यू निकालते हैं जिसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या फिर एम मान लेते हैं। ये दोनों का मीड वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों का मीड वैल्यू कितना हो जाएगा 15। मीड वैल्यू कैसे होता है 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 30/2 यानी 15, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों का डिफरेंस, सॉरी ये दोनों का मिड वैल्यू, मतलब कितना होगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये दोनों का मिड वैल्यू मतलब यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है। मिड वैल्यू निकालते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको कोई भी एक को एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है, एजम्पशन लेते हैं कि ये हमारा मीन है। फिर वहां से हम लोग निकाल लेते हैं डी डैश। डी डैश का मतलब होता है x - a/i, ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एजम्पशन किस चीज का लेते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्लास आर ऑफ इक्वल लेंथ। बोल रहा है कि जितने भी क्लास होगा वो इक्वल लेंथ का होगा, ये हम लोग एजम्पशन लेते हैं नहीं, ये तो होना ही चाहिए तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ये हमारा एजम्पशन नहीं होता है। बोल रहा है क्लास हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, जरूरी थोड़ी ना है सबका इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ 5 है तो ये हर जगह 5 हो, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है ये भी नहीं होगा ऑल द वैल्यूज ऑफ द क्लास आर इक्वल टू द मीड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। हाँ, ये एजम्पशन हम लोग लेते हैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ ए क्लास, क्योंकि देखो ये मीड वैल्यू क्यों निकाला जाता है, जब मैंने करवाया था अगर तुम लोग को याद आ रहा है मैंने इसी तरह से बोला था। अब यहाँ पर हम लोग जब मीड वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा वैल्यू ले, 10 से 20 के अंदर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वैल्यू ले, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिड वैल्यू निकालते हैं ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये मिड वैल्यू इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू, मतलब इस क्लास के जितने भी वैल्यूज है वो इस मिड वैल्यू के बराबर है। ये फिर सिनेरियो में रहता ही नहीं है, इसके बेसिस पे ही तो हम लोग इसमें से कोई भी एक को एज्यूम मीन मान के फिर करते स्टेप डेविएशन मेथड में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का सी होगा, ठीक है, 2 का सी होगा इसीलिए। तो इस तरह से समझ के करना है। तो 2 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का सी। अच्छा, अब देखो थर्ड नंबर में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मीन इज रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड का मतलब है मीन का एक डेफिनेशन है, बिल्कुल है। लास्ट दिन जब हम लोग सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फीचर्स पढ़ रहे थे तब वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, शायद इसी वाले इसमें ही रहेगा, तुम लोग देख सकते हो। ये देखो रिजिडली कौन सा डिफाइन है कौन सा नहीं है ना। तो मीन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मीन हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो मीन रिजिडली डिफाइन ये करेक्ट है। ये हमें पूछा है रॉन्ग कौन सा है, मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये पॉइंट जो है ये गलत है। देखो ये मैंने बताया भी था, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से मीन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर है 2, 1 और यहाँ पर मान लो है 4, ठीक है। तो 2 + 1 + 4 ये डिवाइडेड बाई 3, तो 4, 5, 6, 7, 8। एक काम करते हैं इसको 5 बना लेते हैं, तो ये हो गया 9, ठीक है, 9/3 ये हो गया 3। अब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन ये क्या है, ये सैम्पल सैम्पल है, इस ये अगर फ्लक्चुएट होता है तो मीन फ्लक्चुएट होगा। जैसे देखो
2 1 और ये सिर्फ 15 कर दो, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये इफेक्टेड हो जाएगा। 15 16 17 18 बाई 3, ये हो गया 9, कहाँ 3 कहाँ 9, डबल हो गया। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, एक डेटा फ्लक्चुएट हुआ, आंसर चेंज हो गया। लेकिन यही चीज अगर मीडियन में होता तो नहीं होता, ठीक है। मीडियन में होने से शायद आंसर एक ही आता है ना। जैसे देखो मीडियन में अगर हम लोग इसे अरेंज कर लेते इस डेटा को तो 1 to 5 तो मीडियन 2 आता, और अगर इसको अरेंज करते हो तो 1 to 15 देन ऑल्सो मीडियन इज 2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फ्लक्चुएट नहीं होना, ये सब बताया था मैंने लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर देखो मीन जो है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होता है, हमेशा होता है। ये देखो इसका आंसर इसीलिए बी होगा, हम दिखाते हैं, देखो मैंने ये यहाँ पर दिखाया था, ये देखो, ये देखो 258 2580 कर दिया, ये देखो कहाँ 29 और 5, ये देखो डीमेरिट्स है अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये एक इसका डीमेरिट है। मीन अरिथमेटिक मीन का सिर्फ एक लौता डीमेरिट्स है कि मीन इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। 3 का आंसर इसका मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू बता रहा है, ठीक है। तुम लोग अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, तुम लोग उतना नहीं बोल रहे हो इसलिए हम बता रहे समझा के, बाकी तुम लोग यहाँ से देख के कोई भी अगर आंसर देना चाहते हो तो दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू पूछ रहा है, देखो। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूजुअली मोड इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नॉर्मली जीएम इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो देना चाहिए आंसर। ये अभी अभी करवाते करवाते भी अगर मेरा बात तुम लोगों ने ध्यान से सुना, मैंने अभी अभी बोला कि कौन सा हम लोग का बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, अगर देना चाहते हो तो बोलो। फोर्थ का आंसर कौन सा होगा, बोलो बोलो, फोर्थ का कौन सा आंसर होगा, बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? अरे तुम लोग तो आसान आसान चीज का भी आंसर नहीं दे रहे हो। 4 का ए होगा, ठीक है, क्योंकि बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये देखो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सारा चीज मैंने एकदम छोटा छोटा पॉइंट समझा के लिखवाया हुआ है, फिर भी तुम लोग लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। नहीं पढ़ोगे ना तो इतना सारा चीज जमा हो जाएगा, फिर याद नहीं रख पाओगे। अभी समझ के याद रखना पड़ेगा, बाद में लेकिन बर्डन हो जाएगा। अच्छा 3 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हुआ, मैंने लिखा नहीं, एक बार 3 का बी हुआ, 4 का लिख लेते हैं, 4 का ए आया, ठीक है, 4 का ए आ गया। अच्छा फिफ्थ नंबर देखते हैं, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब कैसा होता है उसका भी हिंट दे रहा है। जैसे मान लो बिलो 10, फिर यहाँ पर मान लो 10 to 20 20 to 30 ऐसे करके 30 एंड अबव, इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम लोग जो है बिगिनिंग वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। अगर ओपन एंड हमारा नहीं दिया हुआ है तो उसके तब अगर हमें कोई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हेल्प लेना है तो मीडियन बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम डेटा से मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियन मिडिल वाले डेटा से ही बनता है। लेकिन अरिथमेटिक मीन में फर्क पड़ेगा, जियोमेट्रिक मीन में भी पड़ेगा, मोड में भी पड़ेगा, लेकिन मीडियन में नहीं पड़ता है क्योंकि वो मिडिल डेटा से डिपेंड होता है। तो ये और ये अगर मिसिंग है, क्यों मिसिंग, एक्चुअली बिलो 10 का मतलब कुछ भी हो सकता है, हम लोग जीरो से मान सकते हैं क्वेश्चन जब कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन जीरो से भी कुछ आगे हो सकता है ना, क्योंकि बिलो 10 तो जीरो माइनस भी हो सकता है, एवव 30 एंड एवव मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए क्या होता है, हम लोग का मीडियन होता है, ठीक है। तो 5 का आंसर हम लोग का सी होगा, ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 का आंसर सी होगा। और ये भी देखो मैंने यहाँ पर करके बताया था, ये देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ये देखो मैंने लेस देन और ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था इसमें सबसे बेस्ट होता है, ये देखो। बट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन ये देखो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होता है मीडियन, इसीलिए तो बेस्ट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, देखो मैंने लिख भी दिया था ये वाला पॉइंट। तो इसका आंसर हम लोग का मीडियन हो गया। सिक्स्थ नंबर पे देखो, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन डज नॉट अफेक्ट, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मतलब वही जो ओपन ऑन, मतलब एक्सट्रीम मतलब साइड वाला, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर यहाँ पर मान लो 1 है,
12 है, ठीक है, 12 है, तो एक्सट्रीम मतलब ये साइड वाला, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो, उसके प्रेजेंस से अगर इफेक्टेड नहीं होता है, ऐसा कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? अगेन मीडियन, क्योंकि मीडियन का कंसेप्ट ही है वो मीडियल वैल्यू को लेके काम करता है। जो साइड वाले वैल्यूज है उससे ज्यादा ये इम्पैक्टफुल होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये तो मिडिल वैल्यू को बताता है, इसी वजह से। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेवेंथ का देखते हैं। इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, बोल रहा है अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि इवन नंबर मतलब 2 हो गया, ठीक है, 1 है, 7 है, 9 है, ठीक है, ये क्या है? इवन, इवन मतलब 1 2 3 4, चार डेटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को बोल रहा है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा, ठीक है। तो मीडियन का रूल्स क्या था? सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमें मिडिल वैल्यू ढूंढना होता है। वैसे तो हम लोग देख के बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, 2 और 7 है ना? तो जब हमारा कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल दोनों वैल्यू को एवरेज कर देते हैं, ठीक है। एवरेज करके हमें पता चलता है, देखो, एनी ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, मतलब 2 या 7 में से कोई भी एक नहीं, ये तो नहीं होगा। लैंग्वेज पढ़ के भी तो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। एनी ऑफ द टू मिडिल मोस्ट वैल्यू, ऐसा नहीं है। सिंपल एवरेज ऑफ दिस टू मिडिल वैल्यू, बोल रहा है कि सिंपल एवरेज निकाल लो दो मिडिल वैल्यू का जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल सही, इसी तरह से ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन बी होगा। तो देखो, पढ़ाए हुए चीजों में से ही आएगा, लेकिन सही ढंग से पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये हो गया 7 का बी, ठीक है। एट्थ नंबर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन होता है, ठीक है, जो तुम लोग मतलब जूनियर क्लास में भी करते हो। नॉर्मली क्या होता है, मोड, जीएम, एचएम, ये सब नहीं सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग बचपन से एवरेज तो करते ही है ना। जैसे कि कुछ दिन का हमें टेम्परेचर दे देता है, फिर बोलता है इसका एवरेज करके बताओ कि एवरेज टेम्परेचर क्या था। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बचपन में करते थे। यानी अरिथमेटिक मीन जो है ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, मतलब जिसको हम लोग एक मतलब डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? ये है मोड। क्यों? क्योंकि मोड का आंसर तीन तरह का हो सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मोड ऐसे ही होगा, क्योंकि मोड कैन बी वन, मोड कैन बी नन, मोड कैन बी मोर देन वन, ठीक है। ये मैंने समझाया था। क्यों? क्योंकि मोड का आंसर, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर। अगर एक ऑब्जर्वेशन में मोस्ट रिपीटेड नंबर, जैसे मान लो ऐसे है 2 2 2 5 5 5, और यहाँ पर है 1, मान लेते हैं यहाँ 4 है, 6 है, तो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड नंबर 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो, ठीक है। मोड का आंसर दो हो गया, मतलब एक 2 एक 5, ठीक है। और मान लो है ऐसे 1 2 5 4 6, ठीक है, तो इसमें मोड का आंसर हो गया नन, मतलब कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी मोस्ट रिपीटेड नंबर नहीं है। या फिर ऐसे हो गया, मान लो ये 5 5 नहीं है, इन दैट केस मोड का आंसर हो गया 2, मतलब एक। तो इसको हम लोग ना रिजिडली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही होगा। तो मोड का ऑप्शन हो गया ना, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यूनिकली इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मोड का आंसर हम लोग का तीन तरह से आ सकता है। ये 9 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसका मतलब सी, ठीक है। 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। और ये देखो, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है। अब तुम लोग कॉपी में अगर नहीं लिख रहे हो तो फंसोगे। ये देखो, यहाँ पर लिखवाया हुआ है मेरा मोड का। ये देखो, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। और ये डीमेरिट्स में 1 और 5, 1 और 5, 1 में देखो क्या है, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइन। अगर प्रॉपरली और अनएम्बिगुअसली डिफाइन किया जा सकता है तभी वो बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। क्योंकि मैंने वो डीमेरिट्स में लिखा है, मतलब उसे हम लोग मतलब यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा है। ये समझाते टाइम मैंने पूरा बोला भी होगा, ठीक है, बोला है, ऑब्वियसली बोला है। तो तुम लोग एक बार देखो, याद होगा। 10th नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? जियोमेट्रिक मीन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ओवर रूट करके फिर यहाँ पर कैलकुलेट करना सबसे मुश्किल ये होता है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेशन हम लोग हम लोग के लिए सबसे टफ होता है। तो 10th का आंसर हो जाएगा
डी, ठीक है। बाकी सब बहुत इजीली कैलकुलेट होता है, लेकिन ये जो है इसमें कैलकुलेशन कर पाना सबसे मुश्किल, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट काफी टफ होता है। तो ये देखो यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन का भी लिखवाया है। मेरिट्स ये देखो जीएमएचएम का एक ही तरह का है। डीमेरिट्स 2 एंड 3 है। 2 में देखो क्या है, इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड और इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। ये कंप्यूट करने में सिंपल, मतलब कैलकुलेशन में ना तो जीएम सिंपल है ना तो एचएम, दोनों ही कैलकुलेशन में टफ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा था विच ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, तो जीएम जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। फिर बोल रहा है विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर, मतलब कौन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट। रेट निकालने के लिए क्या यूज होता है, तो रेट के लिए हमेशा यूज होता है जीएम और एचएम। इसी के साथ हम लोग का लास्ट दिन का क्लास कंप्लीट हुआ था। ये देखो रेट के लिए यूज होता है, ये देखो रेट या स्पीड के लिए हम लोग एचएम यूज कर, मतलब रेट्स जो है उसके लिए हम लोग जीएम एचएम यूज करते हैं, लेकिन जीएम करते हैं परसेंटेज के लिए और एचएम करते हैं हम लोग स्पीड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। हमें बोला है एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट बोला है। तो एवरेज रेट हम लोग परसेंटेज में भी बता सकते हैं और हम लोग एवरेज रेट को मतलब पर यूनिट बेसिस पे भी बता सकते हैं। तो जीएम एचएम दोनों ही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो बोथ बी एंड सी, डी आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी। 11 का बोथ बी एंड सी हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट जो है हमें क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड का रिलेशन, मैंने सिखाया था कैसे करके याद रखना है। मीन माइनस ऐसे मोड लिखना है ऐसे, फिर यहाँ पर लिखना है मीन माइनस मीडियन, फिर यहाँ पर 3 लगा देना है ना। मैंने ऐसे करके याद रखने के लिए बोला था, अब जहां पर ये ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। और मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब भी मैंने बताया था। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब होता है जब ये जो ड्रॉ मैंने किया है, ये दोनों साइड इसका स्क्यूनेस जो है इक्वल होता है, ठीक है। वैसे मेरा इक्वल नहीं हुआ, इधर कम हो गया इधर ज्यादा, अगर इक्वल होता है इस उस केस में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो बस फॉर्मूला था, ठीक है। 12 का आंसर हम लोग का ए हो गया। ये देखो 12 का ए। अच्छा, फिर 13 का देखो, वेटेड एवरेज कब हम लोग करते हैं। वेटेड एवरेज हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग का, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि क्लास टेस्ट है, ठीक है, क्लास टेस्ट हो सकता है और हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअली एग्जाम। तो ये देखो ये हम लोग का व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, जब हम लोग का इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता है। जैसे क्लास टेस्ट का इंपॉर्टेंस उतना नहीं होगा जितना मिड टर्म का होगा, और मिड टर्म से भी ज्यादा फाइनल टर्म का होगा। तो इसीलिए वेटेड एवरेज तब यूज करते हैं जब सारे ऑब्जर्वेशंस का जो वेटेज है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन डेटा आर नॉट क्लासिफाइड, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। द डेटा आर पुट इनटू द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, ये मेन बात है, ठीक है। जब सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं तब हम लोग वेटेड एवरेज, मतलब हम लोग अपने हिसाब से वेटेज का इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होगा 13 का आंसर सी होगा। तो जो मैंने बताया ना उसी पे ही हमारा आंसर जो है डिपेंड करता है। 13 का यहाँ पर लिख लेते हैं, 13 का आंसर सी हो जाएगा। फिर 14 देखते हैं 14 का क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, बोल रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, तो एम जीएम एचएम में रिलेशन क्या होगा। अगर यहाँ पर तो नहीं होगा, ये वाला जो मैंने जैमबोर्ड ओपन कर रखा है मुझे नहीं लगता इसमें ये वाला पॉइंट अवेलेबल होगा। हाँ है। ये देखो अगर ऑब्जर्वेशन सेम है, जैसे मैंने 555 लिया था, तो उस केस में जो एएम का आंसर भी 5 होगा, जीएम का भी 5 होगा, एचएम का भी 5 होगा, क्योंकि इंडिविजुअल इनका प्रॉपर्टी वही होता है कि अगर हम लोग का ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो एम भी उसी कांस्टेंट का आंसर होगा। मैंने करके दिखाया, ये देखो
जीएम के केस में भी, एचएम के केस में भी। तो अगर ऑब्जर्वेशन सिमिलर होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अगर ऑब्जर्वेशन सिमिलर होता है तो एएम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट होता है तो हमेशा एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा। तो मैंने बोला था कंबाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ना परफेक्टली पूछ लिया है, मतलब डायरेक्टली ऐसे बता दिया है कि अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस है तो बताओ कि रिलेशन क्या होगा। तो उसमें एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 14 का आंसर देना पड़ेगा हमारा, सी हो जाएगा। तो हर एक चीज हम लोग प्रूफ के साथ किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिए हम लोग। ठीक है, तो याद रहना तो चाहिए। 15 व्हेन ए फर्म रजिस्टर बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड। तो मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, उसका हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ले लिया। मान लो 10 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, फिर मान लो 5 लाख का लॉस है, फिर 15 लाख का प्रॉफिट है, फिर मान लो 25 लाख का लॉस है। अगर ये इससे हमें कोई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने बोले तो हम लोग कौन सा नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कौन सा नहीं कर सकते पता है? जियोमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि जियोमेट्रिक मीन में रूट ओवर होता है, और अंडर रूट नेगेटिव का कोई जगह नहीं है। अंडर रूट अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो कभी कैलकुलेटिव नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, मतलब एरर दिखाता है। तो ये जब हम लोगों ने जीएम का प्रॉपर्टीज पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि जीएम में जो ऑब्जर्वेशंस होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जीएम में जो ऑब्जर्वेशंस होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। 15 का बी देखो, अब तुम लोग को मेरा बात शायद याद आ रहा होगा। अभी हम ये देखो, ऑलवेज नॉन जीरो, ये एचएम का बात था। इसके आगे हम लोगों ने जीएम पढ़ा था, बट वो वाला पीडीएफ तो अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। तुम लोग के पास तो लिखा हुआ होना चाहिए, देख सकते हो। मैंने और वैसे भी मैंने अभी भी समझाया। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे ये मैंने बहुत बार दिखाया भी है कैलकुलेटर पे, देखते कैलकुलेटर काम करता है कि नहीं। 32 ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो 16 नेगेटिव वैल्यू ले लो और इस पे रूट लगाओ, देखो इनवैलिड इनपुट दिखाएगा, है ना? क्योंकि कभी भी नेगेटिव वैल्यू का आंसर नहीं आता है ओ अंडर रूट में, इसीलिए जीएम क्योंकि अंडर रूट वाला है इसीलिए 15 का आंसर बी होगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस दोनों इनकर्ड हो रहा है, मतलब दोनों ही हो रहा है किसी फर्म में, तो जीएम उससे कभी नहीं निकल सकता है, बाकी हो जाएगा। अरिथमेटिक में इनमें प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला 15 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर मान लो 25 लाख, तो हो जाएगा 15 - 5 + 25 फिर डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मीडियन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। अगर कुछ निकाल नहीं सकते हैं, दैट इज जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो 15 का आंसर हम लोग का बी होगा। ठीक है, लिखा शायद मैंने। अच्छा, 16 का देखो, क्वार्टाइल आर द वैल्यूज। क्वार्टाइल का मतलब जब हम लोग एक ऑब्जर्वेशंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब हम लोग कोई भी एक ऑब्जर्वेशंस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी हम लोग क्वार्टर का बात कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड करना। क्या बोला है? अच्छा, वही पूछा है 4 इक्वल पार्ट्स। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हो गया आंसर इसका। 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17, 17 में क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि क्वार्टाइल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम लोग कौन सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, वो था ऑगिव। अगर याद आ रहा है तो ऐसे करके एक ड्रॉ था, कुछ इस तरह से था, ऐसे करके, और एक ऐसे था, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे करके था। यहाँ से हम लोगों का एक क्वार्टाइल ड्रॉ किया हुआ था। ऑगिव जो है उससे हम लोग क्वार्टाइल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऑगिव जो है उससे हम लोग क्वार्टाइल ड्रॉ कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो हमें चैप्टर के हिसाब से नहीं आएगा, हमें सारा चीज याद रखना पड़ेगा। तो ऑगिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑगिव जो है वो हम लोग को क्वार्टाइल ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स पॉजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, किसमें प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है? तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अगर किसी का है तो वो हम लोग का, अगर हमें अरिथमेटिक मीन ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन में भी है, अच्छा बाकी भी दिया हुआ है, जीएम एचएम, हाँ सभी का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। 18 का डी होगा, हम बताते हैं कैसे। ये देखो 18 का डी होगा। यहाँ पर देखो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये देखो यहाँ पर, देखो बोला था
बेस्ड ऑन ऑल यू हैव ये देखो फिफ्थ नंबर क्राइटेरिया एरिथमेटिक मीन का है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन का फिफ्थ क्राइटेरिया है, हार्मोनिक मीन का भी फिफ्थ क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब ये सब का एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मीडियन, मीडियन का हम लोगों ने फॉर्मूला जरूर निकाल लिया, बट वो ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो उसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मीडियन जो है वो हम लोग आंख से देख के भी बता सकते हैं मीडियन का वैल्यू कौन सा है। वो तो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन होने की वजह से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, बट वो कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और जैसे मोड का भी वही है, मोड हम लोग देख के बता सकते हैं कौन सा मोस्ट रिपीटेड नंबर है। उसमें तो कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, तो वो उसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एरिथमेटिक मीन में है, जियोमेट्रिक मीन में है और हार्मोनिक मीन में है, इसीलिए, ठीक है। तो 18 का आंसर हम लोग का डी होगा। अब 19 का देखते हैं, 18 का डी होगा, मैंने लिखा शायद, देख लेते एक बार, याद नहीं रह रहा है। हाँ 18 का लिखा है मैंने। अच्छा अब 19 और 20। तो 19 का देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाइज ए लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये वाला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, टू वेरिएबल्स के अंदर। तो ये सब कोई कर रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग देखो हर एक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये एक इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोगों ने ये देखा है कि स्केल चेंज में और ओरिजिन चेंज में कौन इफेक्टेड होता है कौन नहीं होता है, सारे इफेक्टेड होते हैं। ऐसा हम लोगों ने कितना सारा प्रूफ देखा था। तो मीन, मीडियन, मोड, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस जो है ये लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों का तीनों। 19 का हो जाएगा आंसर, इसीलिए डी। 19 का डी हो गया। और लास्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। 50% मतलब आधा, ठीक है। तो आधे वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कौन सा करता है, मीडियन, क्योंकि आधा मतलब मिडिल, मिडिल मतलब मीडियन स्टैटिस्टिक्स में। तो बी, ठीक है, 20 का बी। तो बिल्कुल टफ नहीं था, अगर तुम लोगों ने क्लास में जो भी सुना है उसे एक बार गो थ्रू करोगे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो ये सब चीज, ठीक है, इतना आसान है। बस ठीक से सुनना है। अब यहाँ पर जैसे दिया एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो एग्जाम में आएगा, उसको सही तरीके से आंसर दे पाने के लिए तुम लोग को लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर तुम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर ये सारा चीज लेकिन याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो कैलकुलेटिव पार्ट में आते हैं, दैट इज सेट बी, ठीक है, सेट बी। ये भी हम लोग का 1 मार्क का होगा। तो सेट बी में देखते क्या दिया हुआ है। बोल रहा है इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशंस, ये तो दिख रहा है तीन ऑब्जर्वेशंस है, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज हमेशा जीरो होगा। ये जब मैंने करवाया था ये प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन का, तब भी मैंने बताया था ये अच्छे से करो, क्योंकि ये वाला हम लोग का एमसीक्यू में आता है। अब इसका मतलब समझाते हैं, मुझे तो लग रहा है तुम लोग भूल गए हो कि ये बोल क्या रहा है। वैसे ये एक प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या बोला है देखो, 15, 20 और 25। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है। गैप कैसे होगा, ये जो गिवन डेटा है एक्स है, इससे इसके एरिथमेटिक मीन का डिफरेंस निकालने को डेविएशन बोला जाता है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का डिफरेंस निकालने को डेविएशन बोला जाता है। अब हम लोग एरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 3। तो देखते हैं कितना होता है, 20 20 40 और 10 50, 50 और 5 5 10, 60 हो गया। तो ये आंसर आ रहा है 20। तो 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 हो जाएगा हम लोगों का -5, ठीक है। 15 माइनस 20 हो गया -5, और 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25 हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, ये एक्चुअली ब्रैकेट देना है मुझे, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हम लोगों ने निकाल लिया डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था, डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है। अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो वहां पर यही सब पढ़ेंगे। तो डेविएशन का मतलब होता है गैप, गैप मतलब डिफरेंस। अब किससे डिफरेंस निकालना है, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उससे मेजर्स ऑफ सेंट्रल, उससे कोई भी एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले लो, स्पेशली एरिथमेटिक मीन, क्योंकि जब कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है तो हम लोग एरिथमेटिक मीन लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से कोई कोई भी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, उसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को डेविएशन बोला जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एरिथमेटिक लिया है, ऑब्जर्वेशन हम लोग का
ये वाला अरिथमेटिक मीन लिया है। तो ये देखो, अब इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। क्वेश्चन ही बोल रहा है, देखो बोल रहा है सम ऑफ द डेविएशन, ये क्या निकल के आ गया, डी फॉर डेविएशन। अब डी का सम निकालो, हमेशा जीरो होगा, ये मैंने प्रूव भी किया था। अगर तुम लोग का अपना कॉपी में लिखा हुआ है, चेक करके देख सकते हो, प्रॉपर्टी 1 में यही वाला था। तो ये हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, बाकी मुझे कैलकुलेट करना नहीं था, क्योंकि ये आंसर जो है प्रॉपर्टीज वाला है, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ अगेन मैंने करके दिखा दिया। सेकेंड नंबर देखो, बोल रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीडियन निकालना है, तो पहले ऑब्जर्वेशंस को शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में लिखो। तो 4 5 6 8 9 11 ऐसे होगा। 4 5 6 8 9 11 पहले हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब हम लोग को निकालना है मीडियन। अब हम देख के भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये 6 और 8 का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन जब इतना छोटा सा ऑब्जर्वेशन है तो इसको हम लोग देख के भी लिख सकते हैं, हमारा जल्दी होगा। देखो मिडिल वैल्यू तो हमें क्या दिख रहा है, मिडिल मतलब दोनों साइड इक्वल रहेगा, और मिडिल का वैल्यू जो कि यहाँ मिसिंग है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दो वैल्यू को लेके कंफ्यूजन है उस दोनों का हमें क्या बोलते हैं, उसे एवरेज निकाल लेना चाहिए, ठीक है। और ये देखो कैसे हो जाएगा, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 8 कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14, 14/2 मतलब 7 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का देखो होना चाहिए 7, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था उसके हिसाब से अगर चलना चाहते वो भी कर सकते हैं। n+1/2th आइटम मैंने ऐसे सिखाया था, मीडियन इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया था। 1 1 2 3 4 5 6। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7, 7/2 मतलब 3.5 आइटम। अब 3.5 मतलब थर्ड और उसके बाद वाला, तो थर्ड नंबर आइटम कौन सा है, 6 है, और उसके बाद 8 है। तो 6 + 8 का एवरेज यानी 7, बात एक ही है। फॉर्मूला लगाओ या ऐसे करो, क्योंकि एमसीक्यू है तो फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी देख के भी बता सकते हो। इस तरह से 6 और 8 का हम लोग का एवरेज होगा। 6 और 8 हम लोग इस तरह से ढूंढे क्यों, जब हमें आंख से देख के पता चल रहा है तो फिर हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का यूज करेंगे जल्दी करने के लिए। तो 2 का बी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू फॉर द नंबर्स। इसमें मॉडल वैल्यू कौन सा है, मॉडल मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर। इसको भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं ताकि जो है देखने में मतलब समझने में आसानी हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अरेंज करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट लगा लेते हैं, 4। उसके बाद आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 6, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 10 दो बार है, 10 10। फिर हो गया 15 18, 15 18। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर 10 दो बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो 3 का बी हो जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। देखो हम लिख रहे हैं, मेरा जरूरी नहीं है लिखना, हम इसीलिए बार बार लिखते हैं ताकि मुझे देख के तुम लोग भी लिखो अपने कॉपी में। नहीं लिखोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हो गया मोड का आंसर 10। फिर यहाँ पर बोल रहा है जीएम, ठीक है। फोर्थ फोर्थ नंबर यहाँ पर। अच्छा, 3 का आंसर हम लोग का बी हो गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे देखते हैं, व्हाट इज द जीएम फॉर द नंबर। ये नंबर्स का जीएम क्या है, 8 24 40। 8 24 और 40 जीएम ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई टू दी पावर 1/3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो ये 8 लिख दिया, ये 24 को लिख देते 8 × 3, 40 को लिख देते 8 × 5, ठीक है। और यहाँ पर 1/3। अब ये 3 8 के जगह एक 8 हो गया, 3 × 5 होल टू दी पावर 1/3 मतलब 8, और ये हो गया 15 टू दी पावर 1/3। देखते हैं ऑप्शन कैसा है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, ये रहा, 8 × 3/8 √15। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने किस में पढ़ा है, जो हम लोगों ने इंडिसेस में पढ़ा है, इसका प्रेजेंटेशन ये होता है ना। तो ये हो गया फोर्थ नंबर का ऑप्शन सी, ठीक है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सी हो गया।
फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर, ये नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा। हार्मोनिक मीन डेटा है 2 3 5, ठीक है। हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे ये सारे ऑब्जर्वेशन का, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, रेसिप्रोकल का हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल का एवरेज फिर उसका रेसिप्रोकल, मतलब 3/1/2 1/3 प्लस 1/5। ये देखो ये लास्ट दिन ही हम लोगों ने किया था हार्मोनिक मीन, हम दिखा देते हैं, ये देखो हार्मोनिक मीन हम लोगों ने यहाँ से ये, अच्छा ठीक है, वो आगे पेज में चला गया, जो भी हो, तो हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मली हम लोग एरिथमेटिक मीन में जो करते हैं, एरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, नंबर लिख के डिवाइडेड बाई जितने सारे नंबर थे n लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर का रेसिप्रोकल, उसका एवरेज, फिर उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा। 1/2, 1/2 मतलब 0.5 लिख लेते हैं। 1/3 ऐसे कर लेते हैं, 1/3 तो इसका मतलब हो गया 0.33, और 1/5 तो 0.2, ठीक है, 0.2, तो ये हो गया 3/1, आई थिंक 3/0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, हाँ 1 हो गया। ये 1.33 होगा क्योंकि इसमें 0.3333 ऐसे चल रहा है। देखते हैं आंसर कैसा है। आंसर यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 5 का, अच्छा पॉइंट में दे रखा है, हम निकाल लेते हैं। 1/बाई, नहीं 1/बाई नहीं, 3/बाई, अच्छा 3/बाई 1.33333333 इस तरह से है, तो 2.25 ऐसे आंसर आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग मतलब 5 का आंसर हम लोगों का 2.90 वो बता रहा है, 2.90। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पर 3, 1/2 का मतलब 0.5, और 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 0.333 प्लस 0.5 प्लस 0.2, ठीक है। एग्जैक्टली लिख के करते हैं तब आंसर आ जाएगा। मतलब अच्छा 1.033 वो मैंने नहीं लिखा, इसी वजह से गलत आ रहा है, 1.033 आ रहा है ऐड करने से। हाँ एक बार देख ले फिर से। अच्छा तो 3/1.0333333 जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक लिखते जाओ। ये देखो 2.90 एग्जैक्ट आंसर आ गया। तब मैंने ना ऐड गलत कर दिया, तो 1.03 आ रहा है, 2.90 नहीं तो क्या होता। अभी तो मुझे आंसर दिख रहा है तो मुझे पता है कि कौन सा होगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, तुम लोग 2 या ऐसा 2 लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। 2.90 हो रहा है, ठीक है, 3 नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट 2.90 हो रहा है। ये मैंने टोटल में ना, ये टोटल जब किया गलत किया। या फिर तुम लोग एक काम कर सकते हो, ऐसे फ्रैक्शन में रख के भी कर सकते हो, बट ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। वैसे ये ऐसे पॉइंट में डालने से ही जल्दी होगा, ठीक है, पॉइंट में ट्रांसफर करोगे ना तो काफी जल्दी होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, हम फिर से प्रोसेस बताते हैं कैसे करना पड़ेगा। पहले 1/2 करोगे कैलकुलेटर में तो वो हमें क्लियरली एक वैल्यू देगा, ठीक है, 0.5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1/5 करेंगे ना, उसमें भी कोई फ्रैक्शन, ये देखो ये भी सही आंसर आ रहा है, प्लस 0.5 कर लो तो ये दोनों मिला के 0.7। अब देखो 1/3, 1/3 करने से जो भी आ रहा है प्लस 0.7 अगर हम लोग करेंगे ना तो उसमें ये वाला आंसर आएगा 1.033। मैंने 1 लिख दिया था, वो गलत हो गया था। अब ये वैल्यू जो भी आया है ना 1.033, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3/बाई ये करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो तुम लोग इसमें मेमोरी प्लस करके 3/MRC कर सकते हो, देखते इसमें हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेमोरी रिकॉल, कैलकुलेटर में ये ऑप्शन रहता है, फिर इक्वल दबाओ, देखो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्या करना है,
अगर ये आंसर आया हुआ है, इसको डिलीट नहीं करना चाहते हो तो इसको मेमोरी प्लस में रखो, जो भी वैल्यू आया, फिर 3 और मेमोरी रिकॉल करोगे तो हो जाएगा। या फिर 3 लिख के डायरेक्टली, या फिर ऐसे लिख सकते हो 3 लिख के 1.033, जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक 33 लिखते जाना है, फिर इक्वल करना है, तब जाके एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, ये कब करना होता है? जब इस तरह का आंसर आता है, मतलब जो अनडिफाइंड होता है। ये देखो कितना बार 3 होगा, किसी को नहीं पता। यहाँ तो इतने सारे 3 आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लास्ट 3 है, इसके बाद भी 3 आता जाएगा। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल टाइम्स। तो तब हम लोग इस तरह से कैलकुलेटर में जितना बार वो डिजिट आएगा उसको हमें लिख के करना होता है, तब जाके सही आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू है इस वजह से। वैसे हम लोग आंसर जो है 2.90 के जगह अगर हम लोग मान लो ऐसे जो आ रहा है 2 पॉइंट, ये देखो ना कैसे आ रहा है 1 पॉइंट, ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 1.033 लिखने से आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। नहीं, एक ही जैसा आ रहा है लगभग, इसमें 2.90416। अब एमसीक्यू है इसीलिए हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन से ना, नहीं तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से वो प्रोसेस करना मैंडेटरी है ताकि सही आंसर आए। फिर 6 नंबर पे देखो, इफ एएमजीएम फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर का एएमजीएम बता दिया है और पूछ रहा है नंबर क्या क्या है। अच्छा, तो ये हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। बोल रहा है कि एम है 6.5 और जीएम है 6, तो चेक करते हैं 6.5 किसका आंसर होगा, मतलब एम किसका होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो 6+7/2 करके देखते हैं क्या 6.5 आएगा। हाँ, आ तो रहा है। और 6 into 7 टू दी पावर, 2 नंबर है तो हाफ, क्या ये करने से 6 आ जाएगा? 42 का रूट ओवर, नहीं नहीं आएगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ये इसमें हो सकता है क्योंकि 9 into 4 36 होता है। 36 का अगर हम लोग सेकेंड रूट करते हैं तो वो 6 आता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या 6.5 आएगा? 9+4 करने से देखते हैं। 9 10 11 हाँ 13/2 6.5 आ जाएगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। ये हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इससे सॉल्व करने जाएंगे तो काफी बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही कर लेंगे, तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9+4/2 करने से हम लोग का 13/2 यानी 6.5 आता है, और 9 into 4 जीएम के लिए ये एएम के लिए कर लिया, जीएम के लिए ऐसे करके देख लेते हैं, तो ये हो गया 36 टू दी पावर हाफ यानी कि 6। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 का बी। ये भी आसान था। ठीक है, 6 का बी हो गया। 7 नंबर देखो, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बता दिया है, जीएम क्या होगा। तो एएम एचएम और जीएम में एक रिलेशन है, ये देखो एएम एचएम और जीएम में रिलेशन है, ये रहा। एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर होता है हमेशा, एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर होता है। हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, एम इंटू जी एच एम इक्वल टू हमेशा होता है जी एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा होता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है एम है 5, एच एम है 3.2। ठीक है, और बोल रहा है कि जीएम बता दो, तो हम लोग ऐसे करने पे जीएम का स्क्वायर निकल के आएगा, हमें जीएम बताना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 16 हो गया। तो जीएम का वैल्यू अगर कोई 16 लिख के आओगे गलत, क्योंकि ये जीएम स्क्वायर का वैल्यू है। तो 16, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो जीएम का आंसर हमारा 4 है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए 16 भी दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोग को उसमें टिक नहीं करना है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा, सेवेंथ का डी। जीएम पूछा है, जीएम स्क्वायर नहीं। अगर जीएम स्क्वायर पूछेगा तब 16 बताना है, जैसे पूछेगा हमें उस तरीके से आंसर देना पड़ेगा। तो 7 का आंसर हो गया डी। 8th नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशन। अब बोल रहा है इसका फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वार्टाइल में भी हमें अरेंज करना पड़ता है, स्टेप 1 हमें अरेंज करना पड़ता है, तो पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज में सबसे पहले हम लोग शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं, तो 10 12 16 15 18, 10 12 लिख लेते हैं, 10 12 15 16 18, शायद यही था। 10
12, 15, 16, 18, फिर हो गया 20, 23, 28, 20, 23, 28, ये हो गया हम लोग का क्वार्टाइल। अब पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, हम लोग को Q1 निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, Q1 मतलब 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 4, जैसे मीडियन में 2 लिखते हैं। n मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 9/4 कितना होता है, चेक करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 2.25। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2.25, ये क्या हो गया, 2.25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल का रूल्स क्या था, 2.25 मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन यानी 12, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे जो फ्रैक्शन पार्ट आया हम लोग का 0.25 और इनटू करना पड़ेगा, ये सेकेंड हुआ है तो थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसे करना पड़ता था, ये फॉर्मूला था, मैंने इस पे कैलकुलेशन करके भी दिखाया था, तो अभी हम जस्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं। थर्ड नंबर पे कौन है, 15 है, सेकेंड नंबर पे कौन है, 12 है, तो ये दोनों का डिफरेंस, तो 12 प्लस 0.25 इंटू 3, तो इसमें आंसर हो जाएगा 0.75, 12.75। ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा। हाँ है, सी, 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। देखो, 9th नंबर, द थर्ड डिसाइल फॉर द नंबर, डिसाइल मतलब होता है पूरे ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट में डिवाइड करना, तो थर्ड डिसाइल यहाँ भी हमें पहले अरेंज कर लेना चाहिए, तो अरेंज में पहले आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 15, 9, 10, 11, 12, 15, 9, 10, 11, 12, 15, अच्छा उसके बाद 18, 20, 25, 18, 20, 25, 18, 20 और 25, पहले अरेंज करना था, अरेंज कर लिया। अब बोला है थर्ड डिसाइल, तो थर्ड डिसाइल कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो, थर्ड डिसाइल इक्वल टू कैसे हो जाएगा, 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना, तो 3 × n मतलब जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 3 × 9/10, तो ये हो गया 27/10 मतलब 2.7। ठीक है, 2.7 मतलब सेकेंड टर्म यानी 10 प्लस जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे लिखना पड़ेगा 0.7, और थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, तो थर्ड में है 11 माइनस सेकेंड में है 10, सेम प्रोसेस से होगा, तो 10 प्लस 0.7 इंटू 1, तो 10 प्लस 0.7 यानी 10.7 आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में 10.7, हाँ 10.70 मतलब 9 का बी, चेक करते हैं 9 का बी, हाँ 9 का बी होगा। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन लगातार किया भी था, एक जो है ये स्टडी मैथ से ही किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को डिसाइल, परसेंटाइल, 3 चीज निकालने के लिए बोला गया था। तो यहाँ देखो हम लोगों ने क्वार्टाइल और डिसाइल एक ही जैसा प्रोसेस में कैलकुलेट किया जाता है, पहले अरेंज किया जाता है, फिर जितना नंबर बोलेगा उसके हिसाब से लिखा जाता है, क्वार्टाइल होगा तो 4, डिसाइल होगा तो 10, परसेंटाइल होता तो 100। ठीक है, इस तरह से। ये कौन सा है, ये हम लोग का अनग्रुप्ड डेटा के लिए, अगर ग्रुप डेटा होता है उसका प्रोसेस अलग होगा, उसमें फॉर्मूला अलग लगता है। अच्छा, फिर 10th नंबर देखो क्या बोल रहा है, इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 20 एंड 30 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर दो ग्रुप है जिसमें 20 और 30 ऑब्जर्वेशंस है, हैविंग 50 एंड 60 एज अरिथमेटिक मीन, मतलब दो अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप में 30 ऑब्जर्वेशंस है
दूसरे ग्रुप में 20 ऑब्जर्वेशंस है। पहले ग्रुप का एरिथमेटिक मीन है 50, दूसरे ग्रुप का एरिथमेटिक मीन है 60। कंबाइंड एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका मैंने कंसेप्ट तो समझाया था, फॉर्मूला क्यों ऐसा हो रहा है अभी, और कंसेप्ट तो नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला बताते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा वाला था, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन का। कंबाइंड एम इक्वल टू हो जाता है x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ऐसे होगा, ठीक है। अब x1 बार का मतलब 50 और x2 बार मतलब सेकेंड वाला 60 और पहला 30 और यहाँ पर 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 1500, 1200, 50, 54 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का 10th नंबर है। 10th नंबर का, हाँ ऑप्शन तो टैली कर गया, सी 54। अच्छा, 11th नंबर में देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर है कुछ एक ग्रुप जिनका एवरेज सैलरी है 10,000, मतलब एक्स बार, x1 बार, क्योंकि ग्रुप का बात हो रहा है तो 2x बार होगा। दैट ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000, और वही एवरेज सैलरी ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर का है 15,000। अब ये एवरेज सैलरी बता रहा है, कैसे पता चलेगा, लैंग्वेज पढ़ के देखो। द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000 एंड दैट ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर 15,000। इफ द कंबाइंड सैलरी इज इतना, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मतलब कैपिटल एक्स बार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, कितने परसेंट स्किल्ड वर्कर है, मतलब ग्रुप में कितने स्किल्ड वर्कर है वो हमें परसेंटेज में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सेम फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन होगा। तो कंबाइंड एम क्या होता है, क्योंकि दो ग्रुप है तो कंबाइंड ही होगा। कंबाइंड एम का मतलब होता है x1 बार n1, x2 बार n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। अब ये वाला हमें कंबाइंड एरिथमेटिक मीन दे रखा है 12,000, और x1 बार भी दे रखा है हमें 10,000 इंटू n1, और 15,000 इंटू n2, और ये हो गया n1 प्लस n2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 12,000 n1 प्लस 12,000 n2, 10,000 n1 और 15,000 n2, ठीक है। अब ये n1 इधर लेके आ जाते हैं तो ये 2,000 n1 हो जाएगा, इसके साथ इसका एडजस्टमेंट हो गया, और ये 12,000 इधर चला जाएगा तो 3,000 n2 हो जाएगा। अब दोनों जगह से जीरो हटा तो 2/3, और यहाँ पर n2/n1 है ना। देखो ये 2,000 है, जीरो जीरो हटा दिया मैंने, 2/3 लिखने से n2/n1 लिखना है, n1/n2 नहीं, क्रॉस करके चेक करना चाहिए सही हो रहा है कि नहीं। देखो n1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो फिर n1 इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखा है तो n2 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर पूछा है, तो आंसर पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो हम लोगों ने स्किल्ड को क्या माना है, n1 या n2, वो पहले आइडेंटिफाई करो। हम लोग को क्वेश्चन में पहले अनस्किल्ड दिया हुआ था, ठीक है, पहले अनस्किल्ड दिया हुआ था, हम लोग मान लेते हैं कि n1 मतलब अनस्किल्ड और n2 मतलब स्किल्ड। क्यों मैंने ऐसे लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग था उस हिसाब से मैंने एवरेज को लगाया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले को n1 माना है और x1 बार माना है, तो इसीलिए पहला लैंग्वेज दिया हुआ था अनस्किल्ड तो मैंने उसका अनस्किल्ड मान लिया। अब हम लोग इस हिसाब से चलेंगे, हमें पूछा है स्किल्ड वर्कर मतलब n2 पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज पूछा है तो ये एक रेशियो बन गया, n2:n1 कितना हो जाएगा, n2:n1 2:3, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछा है तो 100 में कितना, तो 100 इंटू 2/5 हो जाएगा, क्योंकि हमें n2 ढूंढना है स्किल्ड, तो ये हो गया 40%, है ना। इसको सॉल्व करने से 40% आएगा, देखते हैं 40% आंसर है कि नहीं 11 का। हाँ, ए ऑप्शन ए में तो दिया हुआ है,
11 का A 40%, ठीक है। तो ये देखो आंसर आ गया हम लोग का 40%। अब अगर मानो कि हम लोग इसको अनस्किल्ड, अगर हम लोग इसको नहीं मान के इसको मतलब N1 को स्किल्ड मानते और N2 को अनस्किल्ड मानते तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ता, सपोज अगर मान लेते हैं यही पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और N1 को हम लोगों ने स्किल्ड माना और N2 को अनस्किल्ड माना, हमें स्किल्ड चाहिए। तो अब रेशियो हम लोग कैसे, अगर रेशियो ऐसे भी लिखा हुआ है N2:N1, अभी हमें चाहिए क्या, N1 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उस केस में हम लोगों का आंसर जो है ये 2/3, ये देखो ये जब हम लोग का कैलकुलेट होगा, हाँ ऐसे ही होगा, उस केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे N2:N1, सेम ही होगा यहाँ पर 2:3, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। हाँ अच्छा हाँ, तब हमें देखना पड़ेगा, अगर हम लोग उसको स्किल्ड मानते हैं तो स्किल्ड वर्कर का 15,000 होगा, ठीक है। स्किल्ड वर्कर जो है अगर हम लोग उसको N1 मानते हैं तो ये 15,000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो ये चीज तब 15,000 से मल्टीप्लाई होगा और ये 10,000 से होगा, तब हम लोग का रेशियो रेशियो यही रहेगा, मतलब 2:3 रहेगा, लेकिन वो 3:2 हो जाएगा, जब कैलकुलेट होगा ना तब वो 3:2 हो जाएगा आंसर के हिसाब से। क्यों, क्योंकि तब हम लोग यहाँ पर हम लोग का जो कैलकुलेशन आएगा ना, ये 3000 N2 के जगह 3000 N1 आएगा और ये 2000 N2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे भी करो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब वो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि तुम लोग को N1 को ही स्किल्ड मानना है, ये चीज हम बताने के लिए ये दिखा रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पहले वाले को N1 माना है तो वही करो, नहीं, जो भी मान रहे हो मानो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको स्किल्ड मान रहे हो उसी के साथ तुम लोगों को उसी का डेटा जो है मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिसको स्किल्ड मानोगे उसमें ही 15,000 लगाना, अगर N1 को मानते हो तो N1 इंटू 15,000, अगर N2 को मानते हो तो N2 इंटू 15,000, उस हिसाब से कैलकुलेट होते जाएगा। आंसर हमेशा 40% ही आएगा, चाहे तुम लोग कुछ भी एजम्पशन ले लो N1 और N2 का, ठीक है। फिर देखो 12th नंबर, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोल रहा है इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन एंड कंटेनिंग 15 एंड 30 ऑब्जर्वेशन देन कंबाइंड HM, कंबाइंड HM पूछ रहा है। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन ही किया था, ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं कंबाइंड HM का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो N1 प्लस N2 और ये N1/H1 N2/H2, N1 प्लस N2 H1 हम खुद ही भूल गए, ये वाला कम यूज करते हैं, इसका उतना यूज होता नहीं है। N1/H1, नहीं ठीक ही लिख रहे थे, N1/H1, N1/H1 और N2/H2, ठीक है। कंबाइंड HM हमें निकालना पड़ेगा इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन दे दिया है 75 और 65, ये देखो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन्स एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15 एंड 13, तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ही मैंने लिख लिया। तो बोल रहा है कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल लो, तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, ये हो गया 28, 15/75 चेक करते हैं कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाई 75, तो ये हो गया 0.2, और 13 डिवाइडेड बाई 65, ये भी हो गया 0.2, तो 28 डिवाइडेड बाई 0.4, 70 आंसर दिखा रहा है, ठीक है। देखते हैं 70 कोई ऑप्शन है कि नहीं। 12 का, हाँ सी, 12 का आंसर है सी 70। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन
अगर ऐसा दिया हुआ है ये देखो ये कैसे दे रखा है, ये हम लोग को 1 फिर 1/2 1/3 डॉट डॉट करके 1/n तक दे रखा है। हम लोग को पूछा गया है कि इसका हार्मोनिक मीन बताओ, ठीक है। तो एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखो यहाँ पर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग करेंगे बाद में करते हैं, ठीक है। तब तक हम लोग का नॉर्मल जो क्वेश्चन हो जाता है उसको करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी आ जाए तो हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 14 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार 13 को रखते हैं, यहाँ पर जगह मैंने रखा हुआ है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड का बात बताया है तो मैं हार्मोनिक मीन लेना चाहिए, मैंने लास्ट दिन भी बताया था। तो एरोप्लेन जो है वो ए से बी जाता है 500 किलोमीटर पर आवर, और वापस आता है बी से ए में 700 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या होगा, इसके लिए हमें हार्मोनिक मीन का यूज करना चाहिए। इस पे मैंने सेम एक एग्जांपल दिया था, देखो सिटी ए से लेके, ये देखो डेस्टिनेशन ए से लेके बी, ये देखो एक ट्रेन प्लेस एक्स से वाई तक जा रही है, तो फिर कैसे होगा। तो इस पे हम लोग अलग अलग नहीं निकाल के हार्मोनिक मीन से इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे, क्योंकि जब भी स्पीड का बात आता है तो हार्मोनिक मीन यूज करना चाहिए। तो एच एम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि ए से बी में जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे, और ये 700 किलोमीटर पर आवर बेसिस पे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो जैसे यहाँ पर किया था, जाना और आना मिला के 2, ठीक है। 1 + 1 मतलब एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, 2 हो जाएगा, और 1 बाई करके स्पीड का वैल्यू लिखना पड़ेगा। स्पीड का वैल्यू है 500 और 700 आवर बेसिस पे। अच्छा 1/500 और 1/700 कितना होता है? 0.002। अच्छा ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 0.0014 प्लस 0. इसको ऐड कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू ऐड 0.002, जितना भी आ रहा है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई उतना करना है। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस, फिर करेंगे 2 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल। 1.929 ऐसे आ रहा है, नहीं मुझे लगता है कुछ गलत हुआ मेमोरी में। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट काम करते हैं इसको। ऐसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, रुको एक मिनट। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 1/500, 0.002, और 1/700। ये आ रहा है, 4 डिजिट ले लेते हैं, 0.0014, 0.0014, 2 डिवाइडेड बाई 0.0014 प्लस 0.002, 0.0034, 2 डिवाइडेड बाई 0.0034, 588 आ रहा है। ये देखो 588 पॉइंट, मेरा 33 नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैंने 4 डिजिट ले लिया। अगर पूरा लेके करेंगे ना तो आंसर आएगा 0.23, 0.23। तो इसमें हम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर के साथ, हाँ 14 का आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा, कैसे आएगा ये देखो, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो आ जाएगा ये 1/700 जो आ रहा है, इसका जो भी आंसर आ रहा है प्लस 0.002।
0.002, मतलब ये पूरा वैल्यू जो भी आ रहा है, अगर इसको कैलकुलेटर में, मेरा यहाँ पता नहीं मेमोरी प्लस करने से क्या प्रॉब्लम होता है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस लेके पूरा वैल्यूज को लेके करके देखो, 4 डिजिट नहीं, तो तुम लोग का 588.33 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली 588.33 आ जाएगा। मेरा भी हो जाना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ कुछ मेमोरी में स्टोर है, एक बार मैंने स्टोर किया ना, इस वजह से देख लेते हैं, हम ही दिखा देते हैं, देखो होगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 700 प्लस 0.002 मेमोरी प्लस 2 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, नहीं पता नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इंडिविजुअली करके दिखा दिया, हो रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 15 नंबर। इफ ए वेरिएबल assumes द वैल्यू 1235 विथ फ्रीक्वेंसी 1235, देन व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। बोल रहा है वेरिएबल का जो यहाँ पर वेरिएबल्स है वो 1235 है, फ्रीक्वेंसी भी 1235 है, तो बोल रहा है अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो देखो कैसे होगा, 1 2 3 और फिर डॉट डॉट दे के 5, मतलब 4 5, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो एम क्या हो जाएगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, यही होता है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25, 4 4 प्लस 1 4, 9 प्लस 1 10 और यहाँ पर हो गया 20, 16 और 40, 20 और 10 30 और 25, मतलब 55 हो रहा है, तो 55 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 2 + 1 3 3 3 6 4 10 और 5 15 हो रहा है, इसका टोटल 15 हो रहा है, तो 55/15 मतलब कितना हो जाएगा, 11/3, 11/3, हाँ ऐसा ऑप्शन तो ए में ही दिख रहा था, 15 का ए हो जाएगा, 11/3, 15 का ए। अच्छा, अब 16 नंबर पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बाय, दे रखा है, इफ मीडियन एक्स इज 20, व्हाट इज द मीडियन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन लेकिन काफी आता है, यहाँ पर बोल रहा है y इक्वल टू 2x - 3, अब बोल रहा है मीडियन ऑफ एक्स, मीडियन ऑफ एक्स 20, मीडियन ऑफ वाई कितना होगा, ठीक है। तो मीडियन ऑफ एक्स क्या है, मीडियन ऑफ एक्स है 20, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली ये इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि y, मीडियन ऑफ y इक्वल टू 2 * मीडियन ऑफ x -3, क्योंकि स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज में इम्पैक्टफुल होता है मीडियन, तो मीडियन ऑफ y हमें निकालना है, मीडियन ऑफ x गिवन है, तो ये हो गया 40 - 3, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम्पल में, सारे मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, ज्यादा नहीं है, हर एक एग्जाम्पल मतलब हर एक प्रॉपर्टीज के नीचे एक एक करके ऐसा एग्जाम्पल था, वो हम लोगों ने किया था, तो 37 आ रहा है, देखते हैं, हाँ सी, 16 का सी हो जाएगा। अच्छा, 17, if the relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7, 2u plus v plus 7 इक्वल टू 0, u भी लेके दिया है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ u, मतलब ए एम ऑफ u, अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 0, और फिर बोल रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ v क्या होगा, मतलब एक्स वाई की जगह u भी दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अरिथमेटिक मीन ऑफ u, मतलब 2 * अरिथमेटिक मीन ऑफ u क्या है, 0 है, प्लस v प्लस 7 इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ v हम लोग का कितना हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ v, ओ नहीं, मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, रुको थोड़ा सा गलत कर दिया,
हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर y का मतलब भी, ठीक है, u भी, तो एक्स वाई, ये देखो u भी। तो जब हम लोग एक्स वाई लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, u आगे फिर भी, x आगे फिर, तो मतलब x डिनोट u, y डिनोट v। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मतलब यहाँ पर 7 है, bx का मतलब 2 इंटू u हो गया, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, अब हम लोग को बोला है एरिथमेटिक मीन ऑफ u जो है वो 0 बता रखा है। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ u जो है वो 0 बता रखा है। तो भी हम लोग का 7, मैंने क्या गलत लिख लिया है इक्वेशन, 2u प्लस भी, नहीं सही तो लिखा है, 10 बताया। अच्छा, मैंने 0 क्यों लिखा है, 10 बताया है। तो ये हो गया 7 प्लस 20, तो ये हो गया हम लोग का 27। अच्छा, भी इक्वल टू, ये सब माइनस में होगा। अच्छा, मैंने इसको सही नहीं किया, ये देखो भी इधर है, बाकी ये सब डिजिट इधर जाएगा, तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। इसको सही कर लेते हैं, ये दोनों माइनस में होगा। एक बार ये सही लिख लेते हैं हम लोग। तो -27 होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, 17 का आंसर सी, -27, ठीक है। तो अगर u भी दे दे तो चिंता का बात नहीं है, u भी को हमें क्या करना है, एक्स वाई के हिसाब से कंपेयर कर लेना और उस हिसाब से इसको इक्वेशन को मैनेज करना है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 18, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला है, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू -10 = 0, मोड ऑफ x इज नोन एज 23, देन मोड ऑफ y क्या होगा, ठीक है। तो हमें बोला है x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, पहले हम लोग ऐसे इक्वेशन में बनाएंगे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, तो ये प्लस तो नहीं होगा, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर भेज देते हैं, -10 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू -10 प्लस एक्स। अब हम लोग का मोड ऑफ एक्स है 23, ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स है 23, हम लोग को पूछ रहा है मोड ऑफ y निकालने के लिए, ठीक है। मोड ऑफ y कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड ऑफ y इक्वल टू -10 प्लस मोड ऑफ x, इसमें वही चीज आ जाएगा क्योंकि स्केल और ओरिजिन चेंज में इम्पैक्टफुल होता है। अब ये -10 प्लस मोड ऑफ x है 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ है, 18 का बी हो जाएगा, 18 का बी, 13। फिर 19th नंबर देखो, 19th नंबर में क्या बोला है, इफ जीएम ऑफ एक्स इज 10, जीएम ऑफ वाई इज 15, जीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो जीएम ऑफ एक्स इज 10, जीएम ऑफ वाई इज 15 और जीएम ऑफ एक्स वाई कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है चेक भी करके देखा था, जीएम ऑफ एक्स 10 है, जीएम ऑफ वाई अगर 15 है, तो जीएम ऑफ एक्स वाई क्या होता है, जीएम ऑफ एक्स वाई हो जाएगा जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, ठीक है। तो 10 × 15, 10 × 15 हो जाएगा, तो 150, ठीक है, 150 आंसर ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी था, अभी यहाँ पर है कि नहीं चेक करके देखते हैं, अगर होगा तो हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर तो ये वाला प्रॉपर्टी आई थिंक नहीं, ये हम लोगों ने आगे ही कर लिया था, ये हम लोगों ने आगे ही कर लिया था, तो मतलब इसके पहले वाले जैम बोर्ड में होगा। तो ये देखो, ये इंटू करके इसका मैंने डिवाइड करके भी दिखाया था, एक इंटू वाला प्रॉपर्टी था, एक डिवाइड वाला था। तो 19 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। और 20 जो कि सेट बी का लास्ट है, ये देखो 20, इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, देन द वैल्यू ऑफ एच एम, बोल रहा है एम जी एम, 10 ऑब्जर्वेशन का एम भी 15 है और 10 ऑब्जर्वेशंस का जीएम भी 15 है, तो बोल रहा है कि एच एम क्या होगा। तो हम लोग ऐसे करके चेक करके देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन मैंने दिखाया, उस पे कैलकुलेशन भी किया, ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है एम जी एम जो है वो 10 है, जी एम जो है वो भी 10 है।
सॉरी, एम एंड जीएम फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर 15। 10 तो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशंस का एम भी 15 है, जीएम भी 15 है। पूछ रहा है उसका एच एम कितना होगा, तो एच एम कितना हो जाएगा, तो एच एम हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, यानी 15। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यूज का है, इसीलिए इसका एम भी जितना है उसका जीएम भी उतना है, तो एच एम भी उतना ही होगा। तो आंसर सी होना चाहिए, 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का सी, क्योंकि अगर सेम होगा वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होता है तभी आंसर सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये देखो इसका तो मैंने यहाँ पर दिखाया क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखो, ये देखो। अगर सेम होता है तो हम लोग का एम जीएम एच एम ये तीनों ही जो है सेम आंसर देगा। तो प्रॉपर्टी से भी आंसर हम लोग बोल सकते थे, या फिर हम लोग ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते, इसका जरूरत भी नहीं था। प्रॉपर्टी से ही हम लोग बता सकते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट नहीं है ऑब्जर्वेशन तो इन दैट केस ये 15 होगा। ठीक है, मतलब जो है कांस्टेंट वैल्यू वही एम के लिए होगा, एच एम के लिए होगा, जीएम के लिए भी होगा। चलो, टाइम है तो हम लोग नया कुछ नहीं स्टार्ट करते, सेट सी भी एक बार हम करवा देते। वैसे ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए बता देते हैं फॉर्मूले के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन। इसका मीन मीडियन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है, 5 से लेके 14। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इसको अगर चाहो तो ऐसे भी रख के कर सकते हो। ठीक है, या फिर हम लोग चाहे तो इसे कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन में निकालना है तो कंटिन्यूअस में कर लेना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पर कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस का मेरा मतलब है इसे हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। ये 15 से 14 है, फिर 15 से 24 है, हम लोग इसको ओवरलैपिंग बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ता है। डी मतलब क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे करके, ये देखो, जैसे 5 टू 14 है, 15 टू 24 है, तो क्या लेना पड़ेगा, एनी ऑब्जर्वेशन माइनस प्रिसीडिंग ऑब्जर्वेशंस, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द प्रिसीडिंग ऑब्जर्वेशन, सॉरी अपर क्लास लिमिट ऑफ द प्रिसीडिंग ऑब्जर्वेशन। तो 15 माइनस 14, 1 डी बाई टू होता है, तो डी मतलब डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, 1/2 मतलब 0.5। अब 0.5 पहले वाले से क्या होगा, लेस होगा और पीछे ऐड हो जाएगा, तो 14 में ऐड हो जाएगा 0.5। तो ये देखो 14.5 हो जाएगा, 5 में लेस होने से 4.5, फिर ये 14.5 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 24.5, फिर 24.5 से स्टार्ट होगा, 24 पॉइंट, और ये हो गया हम लोग का 34.5। 34.5 से स्टार्ट होगा, 44.5, 44.5 से स्टार्ट होगा, 54.5, और 54.5 से स्टार्ट होगा 64.5। यही हम लोग का लास्ट वाला था। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26, 14 और 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे हम लोगों का मीडियन। मीडियन पहले निकाल लेते हैं। देखो मीडियन के लिए हमें निकालना पड़ेगा सीएफ, क्योंकि एक भी वैल्यू निकलेगा तो हम लोग दूसरा आंसर जो है वो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 10 प्लस 18, 28 हो गया। 28 में 32 ऐड करेंगे, 28 प्लस 32, तो ये हो गया 60। 60 में 26, 60 में 26 ऐड होने से ये हो जाएगा 86। 86 में हम लोग 14 ऐड करेंगे, 100, और ये हो गया 110, यानी ये एन हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू आई। देखो मुझे तो फॉर्मूला याद रहता है, तुम लोगों को भी रहना चाहिए। अब n कितना है, 110। अब 110/2 का मतलब होता है 55। ठीक है, 55 कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग का मीडियन क्लास है। अब 55 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, हाईएस्ट वाला लेना पड़ता है, मतलब ये वाला। ठीक है, क्योंकि 28 कम है, 86 ज्यादा है, तो ये वाला हो गया हम लोग का मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास यानी 24.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 32, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मतलब ये वाला 28, और आई का मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो कि 10 आ रहा है। अच्छा, अब ये हम लोग पूरा कैलकुलेटर में कर लेंगे। 55 माइनस 28, 27 इंटू 10,
270 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 24.5, तो ये वैल्यू आ रहा है 32.9375। ठीक है, 32.9375, यानी टैली तो प्रॉपरली नहीं हुआ, 33। अच्छा, ये वाला हम लोग का सेट सी का आंसर 1 का सी है। अच्छा, 33.68 और हाँ, ये हुआ ना, ये रहा 32.9375, तो 32.94 एक्चुअली अप्रोक्स कर लो, तो 32.94 बोल सकते हैं, 32.94 ये मीडियन का आंसर हो गया। और भी कंफर्मेशन के लिए हम लोग इससे मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो और भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मीन अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या है, 4.5 से 14.5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास 4.5 से 14.5, 14.5 से 24.5, 24.5 से 34.5, 34.5 से 44.5। देखते हैं सही सही लिखा मैंने, हाँ, 54 से लेके 64, फिर 44.5 से लेके 54.5, और 54.5 से लेके 64.5। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का 10, 18, 32, 26, 14 और 10। अच्छा, अब निकालेंगे मीड 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 वैल्यू। ठीक है, मीड वैल्यू निकालेंगे, तो मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 14.5, तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पॉइंट में आएगा 9.5। बाकी निकालने के लिए गैप, ये जो गैप है हर जगह इक्वल है, 10 10 गैप है, तो 10 10 ऐड करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। फिर इसमें 10 ऐड करेंगे 29.5, फिर हो गया 39.5, 49.5 और 59.5। अब हम लोग इसमें से कोई भी एक को हम लोग एजम्पशन लेंगे कि ये हम लोग का मीन है, तो मिडिल वाले को लेना चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं ए। ठीक है, ये हम लोग का एज्यूम्ड मीन है, तो डी निकालेंगे। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वही एक्स है। अच्छा, फिर इसके बाद ये देखो एक्स कितना है 9.5, ए कितना है 39.5, और आई मतलब डिफरेंस जो कि 10 है, तो ये हो गया -3। एक्चुअली ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3, चेक करके देख सकते हो, ऐसा ही होता है। और यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, नहीं भी चेक करोगे तो भी ऐसा ही आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे एफ इंटू डी। 10 इंटू -3 -30, 18 इंटू 2 -36, फिर हो गया -32, ये 0 हो जाएगा, 14 और ये 20। अब हम लोग समेशन ऑफ डी निकाल लेंगे, एफ डी। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 प्लस 14, 34, 34, यहाँ पर 34 -32 -36 -30, तो ये 64 आ रहा है, -64 आ रहा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं एरिथमेटिक मीन का, तो ए एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, ये डी डैश है बेसिकली। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू आई, तो एज्यूम्ड मीन क्या है हम लोग का 39.5, एफ डी डैश है -64, आई है 10, और एफ का वैल्यू यहाँ पर निकाला था हम लोगों ने 110 हो रहा था। ठीक है, तो उसी को देख के मैंने लिख दिया 110। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कितना होगा, -64 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, जितना भी आया प्लस 39.5, तो आंसर आ रहा है 33.68। तो देखते हैं, ये रहा 33.68, आंसर टैली हो गया 33.68। इतना मतलब लेंदी क्वेश्चन कभी 1 मार्क के लिए नहीं आता है, फिर भी मैंने एक बार करवा दिया ताकि एक बार तुम लोग को याद आ जाए, फॉर्मूला वगैरह जो है वो हमें थियोरिटिकली भी आंसर देने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, कंफर्म इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो गया, वैसे पहले से ही हमारा कंफर्म हो जा रहा था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, हो जाएगा। द मीन एंड मोड, इसमें से मीन और मोड निकालने के लिए बोला है। तो ये देखो क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखा है 350
350, ये वाला लिख लेते हैं, 350 से लेके 369, इसको भी हम लोग ओवरलैपिंग बना देते हैं। तो यहाँ पर भी 0.5 जो है एडलेस होगा, तो 350 मतलब 349 कर देते हैं, 349.5, ठीक है। और लास्ट वाले में ऐड हो जाएगा 369.5, फिर यहाँ से 369.5, और यहाँ पर हो जाएगा 389.5, 389.5 से लेके 409.5, 409.5 से लेके 429.5, 429.5 से लेके 449.5, 449.5 से लेके 469.5, 1 2 3 4 5 6 देख लेते, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 15 27 31, 15 27 31, 19 13 6, 19 13 और 6। हम और एरिथमेटिक मीन करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि एक तो मैंने करके दिखा दिया कैसे होगा, वो तुम लोग खुद के लिए करके देख सकते हो। हम मोड दिखा देते हैं, ठीक है। मोड कैसे कैलकुलेट होता है, मोड का मतलब होता है जो हाईएस्ट नंबर है वही हम लोग का मोडल क्लास होगा, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 27 है, तो ये हम लोग का मोडल क्लास हो गया, ठीक है। अब आंसर फॉर्मूला क्या था, मोड का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F2, और यहाँ पर था 2 इंटू F1 माइनस F2, और यहाँ पर था I। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने टू इंटू, सॉरी, ये F माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये हो जाएगा F माइनस F माइनस F1, और ये हो जाएगा 2 इंटू F1 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। तो मॉडल क्लास यहाँ पर 369.5, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। आई मतलब ये दोनों का गैप, तो गैप कितना हो रहा है, 20, ठीक है, 20 हो रहा है ये दोनों का डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 27, F1 मतलब ये वाला, और F2 मतलब इसके बाद वाला, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। तो 15, 2 इंटू 27 माइनस 15 माइनस 31। अब चेक करते हैं कैलकुलेटर पे पूरा। यहाँ पर हो गया 27 इंटू 2, 54 माइनस 15 माइनस 31, तो ये 8 आ रहा है। 369.5 प्लस ये 8 हो रहा है, ये 20, 27 माइनस 15, 12, तो 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8, 30 प्लस 369.5, तो 399.5 ये मोड का आंसर होगा। 399.5 चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन। हाँ, 400 तो दे रखा है, लेकिन कौन सा होगा फिर, 400, 400 पॉइंट नहीं, हम लोग को पूछा है मीन एंड मोड, सेकेंड वाला मोड का आंसर होगा। 399 आ रहा है मेरा। अच्छा, देखते हैं आंसर क्या दे रखा है, सेट सी, 2 का आंसर सी दे रखा है, 394 होगा। क्या कुछ गलत लिख दिया मैंने? 349.5, 369, 69, 89, 409, 429, 449 और 469, ठीक है। और 15 27 31 19, 15 27 31 19, 13 और 6, 13 और 6 मोस्ट रिपीटेड नंबर ही हम लोग का मोड होगा 27। अच्छा, ये मोस्ट, सॉरी, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये वाला वही रिपीटेड होगा। तो ये हो गया हम लोग का लोअर,
लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास 369.5। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है एफ माइनस एफ वन टू एफ इंटू एफ टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई 20। ठीक है, 27 माइनस 15, 27 इंटू टू इन माइनस 15 माइनस 31। एक बार चेक करते हैं। 27 इंटू टू 54 माइनस 15 माइनस 31, तो ये 8 आ रहा है। और 27 माइनस 15 12 आ रहा है। 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8, ये 30 हो गया। अब 30 ऐड करने से 399 ही आ रहा है मेरा, तो 399.5। मुझे तो लगता है ये आंसर गलत है, क्योंकि मुझे तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग मीडियन निकाले तो देख सकते हैं। मीडियन निकाल के एक बार मीन निकाल के देख सकते हैं। यहाँ मीन भी बोला था, द मीन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मीन निकाल के देखें, सी ऑप्शन के साथ मैच अगर होता है तो फिर ठीक ही है। मीन निकालेंगे तो इसका हमें मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मिडिल वैल्यू 349.5 प्लस 369.5 डिवाइडेड बाई 2, मिडिल वैल्यू हो जाएगा 359.5। यहाँ पर निकाल लेते हैं मिड वैल्यू 359.5। फिर 20 ऐड करते जाना, क्योंकि गैप 20 का है। 379.5, फिर 20 ऐड करेंगे 399.5, फिर 20 ऐड करेंगे 419.5, फिर 20 ऐड कर लेते 439.5। 1 2 3 4 5 और एक बार 459.5। 6 डेटा है, 1 2 3 4 3 4 5 6। हाँ ठीक है, ये मीड वैल्यू हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीड वैल्यू के बाद डी डैश एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, तो इसमें से 1 2 3, यहाँ पर इसको अगर a मान लेते, ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये -2 और ये -3, और ये हो गया 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग f इंटू डी डैश अगर निकालते हैं तो f है 15, 15 इंटू -3 45, फिर हो जाएगा 27, 27 इंटू -2 27 इंटू 2, तो -54, और ये 0 हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई -31, -31 19 वाला पोर्शन 0 हो गया। 13 और 6 13, और ये हो गया 12। अब ऐड कर लेते हैं 12 प्लस 13 -31 -54 -45, तो इसमें हो गया 105। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिथमेटिक मीन इक्वल टू एज्यूम मीन है 419.5 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू आई। तो समेशन ऑफ एफ इसमें निकालना पड़ेगा, निकाला नहीं है मैंने। 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 6, तो ये हो गया 111 111। तो 105 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 111, जितना भी आ रहा है माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, -419.5। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 400, मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा आंसर 400.58। 400.58, हाँ सी का ऑप्शन तो आ रहा है 400.58। तो एरिथमेटिक मीन का आंसर हम लोग का आ रहा है, सही है, ऑप्शन सी होगा। तो मुझे लगता है मोड का आंसर में कुछ तो या तो मेरा कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ है जो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, या फिर हो सकता है कि आंसर ही गलत है, क्योंकि आंसर 394 है, मेरा आ रहा है 399। तो एक बार ये तुम लोग भी देख सकते हो अपने हिसाब से कि कहाँ पर गलत हो रहा है। वैसे आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। कभी कभी आंसर भी गलत रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बट अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है कि आंसर गलत है कि मेरा गलत आ रहा है। मुझे देख के बताना पड़ेगा एक बार, अगर कोई रेक्टिफिकेशन है तो मेरे पास होगा, तो अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, देख के बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को बोला है मीडियन और मॉडल निकालने के लिए 3 नंबर में, 4th नंबर पे बोला है मॉडल क्लास।
यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोडल मार्क 44। ये हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द मीन मार्क। इसमें काफी टाइम लगेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर इसका मीन निकालना पड़ेगा। और ये जो डेटा दे रखा है इसे हमें क्या करना है, अरेंज करके बताना पड़ेगा कि बोनस पेड पर वेजेस अर्नर कितना होगा। तो एक काम करते हैं, ये सारे कैलकुलेशन ही काफी लेंदी हो जाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग का कितना सारा हुआ है यहाँ पर एक बार देखते हैं। मैंने 2 तक करवाया, ठीक है। तो 3, 4 और 5 और भी है क्या? हाँ और भी है 6, 7, 8, ठीक है 6, 7, 8। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हम होमवर्क दे देते हैं। और 2 का चेक करने के लिए दे देते हैं, जो मोड वाला आंसर आया वो सही हुआ है कि नहीं तुम लोग चेक करो। और हाँ, ये वाला ये बाकी रह गया, ये वाला भी करवा देंगे नेक्स्ट दिन। ये हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13 ये रह गया, ये भी करवा देंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13। ये सारा चीज हम लोग, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले ये करवाना ही पड़ेगा मुझे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज नया कुछ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आधा घंटा ही बचा था, इसीलिए मैंने नया कुछ स्टार्ट नहीं किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और लास्ट हाफ एन आवर में हम लोग ये जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।